नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में जाति के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की परंपरा काफी पुरानी है। बिहार में हर चुनाव जातीय समीकरण के सहारे ही लड़े जाते रहे हैं। चुनाव चाहे पंचायत के मुखिया सरपंच का हो या विधानसभा का और लोकसभा का, यहाँ चुनाव जातीय समीकरण के बिना अधूरे माने जाते हैं। कई बड़े नेताओं ने किसी ना किसी जाति को साध कर ही अपनी सियासत को चमकाया है। यादव से लेकर कुर्मी वोट बैंक तक और मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण तक हर जाति का अपना महत्व होता है, जिन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण बनाया, जिसके सहारे 15 साल तक बिहार की सत्ता पर उनके परिवार की पकड़ बनी रही। तो उसके बाद CM नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण बनाया और इसी समीकरण के सहारे सत्ता के 20 साल वे पूरे करने वाले हैं। अब सभी राजनीतिक दल ये मानने लगे हैं कि सत्ता तक पहुंचने के लिए जातीय समीकरण बनाना जरूरी है। 2024 के चुनाव में भी जाति साधने की भरसक कोशिश की गई है, जिससे जीत मिल सके। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जाति साधने से जीत मिलती है? और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं महागठबंधन की ओर से जो बिहार में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, किस जातीय समीकरण का उसमें ख्याल रखा गया है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम आपको बताएंगे महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में, जिसमें 11 उम्मीदवार जो हैं वो कुशवाहा जाति से हैं, यादव जाति से हैं, और 7 उम्मीदवार जो हैं वो कुशवाहा जाति से हैं। दलित समाज के 7 उम्मीदवार को उतारा गया है, तो मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों को टिकट दिया गया है। अति पिछड़ा समाज से 3 हैं, भूमियार समाज से 3 हैं, तो वैश्य से 2 जो कैंडिडेट हैं उन्हें उतारा गया है। तो कुर्मी, राजपूत और ब्राह्मण, इन सभी में से एक एक टिकट सबको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बिहार में टिकट देने के मामले में एनडीए ने किस जातीय समीकरण का ख्याल रखा। तो एनडीए ने सबसे ज्यादा 8 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है और उसके बाद राजपूत समाज के लोग एनडीए से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें देखिए दलित को 6, यादव को 5, कोयरी समाज से 4, ब्राह्मण से 3, भूमियार से 3, वैश्य से 1, मुस्लिम से 1 और कायस्थ से 1 कैंडिडेट को उतारा गया है। साथ ही एक कुर्मी उम्मीदवार भी एनडीए के उतारे गए हैं इस बार चुनावी मैदान में। तो चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, जातीय समीकरण का ख्याल दोनों ही तरफ से रखा गया है। तो 2024 के चुनाव में जातीय समीकरण के सहारे जीत की आस लगाए बैठे राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय भी है। आइए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में सबसे पहले अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन वही महागठबंधन में कल कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपने कोटे के हिस्से के उम्मीदवारों की घोषणा की है। जातीय समीकरण बैठाने में उनको इतने दिन लग गए, लेकिन हम लोग बिहार में अपने किए गए काम और लोगों के विश्वास पर चुनाव में जाते रहे हैं। इस बार भी मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता काम के आधार पर 40 में 40 सीट जिताने का काम करेगी। पिछले कई लोकसभा चुनाव के परिणाम यह बताता है कि देश में जाति साध कर जीत हासिल नहीं किया जा सकता है। चाहे वो 77 का चुनाव हो, चाहे वो 89 का चुनाव हो, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जात का कितना संख्या हिंदुस्तान में है, लेकिन भारत की जनता सर आंखों पर बिठा कर रखती है। जातिवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के राजनीतिक दुकान पर भारत की जनता ने 14 में भी, 19 में भी, 77 में भी ताला लगाने का काम किया। सभी को सम्मान देने के प्रति जो हमारी सोच है और साथ ही साथ मुद्दों के आधार पर हम नौजवानों के नौकरी और रोजगार, बिहार में जातीय गणना के बाद 75% आरक्षण व्यवस्था के साथ साथ हमने चुनाव मैदान में 6 महिलाओं को टिकट दिया है और सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को हमने
समायोजित करने का काम किया है। देखिए, जाति एक सत्य है और हर कंस्टिट्यूएंसी में कहीं ना कहीं जाति समीकरण होती है। हर राजनीतिक पार्टी उसे जरूर देखती है, लेकिन सिर्फ जाति ही एक फैक्टर होती है वो चुनाव जीतने के लिए, ये मैं नहीं मानता। और चुनाव जीतने के लिए आपको सभी जातियों का वोट चाहिए। उसके अलावा आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आप जनता में मौजूद रहते हैं, क्या आप जनता की बातों को रखते हैं, और पार्टी की जो मेन विचारधारा है वो भी बहुत मायने रखती है। तो बिहार के जातीय समीकरण को अब आप जानिए। यादव बिहार में सबसे ज्यादा निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। बिहार में 16% वोट बैंक जो है वो यादव का है। कुर्मी और कोयरी बिहार में जो है वो 5% हैं। कुर्मी की संख्या 5 है तो कोयरी की 11.5% है। ये 16% के करीब वोट जिस पाले में चले जाते हैं उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। मुस्लिम बिहार में मुस्लिम की आबादी 14.7% के करीब है। जब इस मुस्लिम के साथ यादव जुड़ जाता है तो इसे MY गठजोड़ कहा जाता है। अति पिछड़ा बिहार में अति पिछड़ा जातियों की कुल संख्या 36% के करीब है, जिसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार, कहार, मल्लाह कुछ ऐसी जातियां हैं जो कई इलाकों में निर्णायक भूमिका में रहती हैं। अब हम सवर्ण जाति की बात कर लेते हैं तो राज्य में 18% के करीब है, जिसमें भूमियार जाति सबसे ज्यादा सक्रिय है। उनकी आबादी जो है वो 6 से 7% के बीच है। और इसके बाद राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, जिनकी आबादी 5 से 6% के करीब रहती है। अब आप ये भी जानिए कि किस जाति के कितने उम्मीदवारों को टिकट मिला है। तो यादव जाति से दोनों गठबंधनों के 16 उम्मीदवार उतारे गए हैं। अति पिछड़ा जातियों से दोनों ही गठबंधनों में 12 उम्मीदवार को मौका मिला है। EBC से दोनों ही गठबंधन में 12 उम्मीदवार को मौका मिला है। तो कुशवाहा जाति से दोनों गठबंधनों में 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन में सवर्ण उम्मीदवार कम हैं, NDA में ज्यादा हैं। NDA ने कुल 12 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो महागठबंधन ने कुल 5 सवर्ण उम्मीदवार उतारे हैं। NDA और महागठबंधन से महज 5 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण को साधते हुए दोनों ही तरफ से अपने उम्मीदवारों को उतारा गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। किशनगंज के बेलवा स्कूल मैदान में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान ओवैसी ने PM मोदी और अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। निशान नहीं था जब कोविड अपने उरूज पर था और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। भारत का वजीर आजम कहता है 133 करोड़ जनता का कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी आपके भी वालिद ने तो बच्चे पैदा किए। नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। तो बताओ कौन बच्चे पैदा कर रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। हुकूमत के आदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी मुस्लिम खवातीन कम बच्चे पैदा कर रही हैं अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है। अब ओवैसी के PM मोदी और अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि JDU ने ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे मुसलमानों की हितैषी नहीं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की मंशा रखते हैं। अगर मुसलमानों की हित की बात सोचते तो मुसलमानों की तालीम, उनकी हिफाजत और सेहत की बात करते, न कि आबादी बढ़ाने की बात करते। ओवैसी को बताना चाहिए कि 3 तलाक खत्म होने के बाद कितनी मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचा। मोदी जी के परिवार की बात कर ओवैसी अपनी बेवकूफी का परिचय दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की शुरुआत की है, काम की बात, मुद्दे की बात, रोटी कपड़ा मकान रोजी रोजगार की बात नहीं कर रहे। अब हर घर के बच्चे गिनती कर रहे हैं। तो ये बात तो अब ओवैसी साहब को तो मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं और ये हिंदू और मुस्लिम में कौन कितना बच्चा पैदा कर रहा है इसका विषय नहीं है। ये चुनाव है,
इसमें मुद्दे की बात, काम की बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं बेरोजगारी से आजादी। जहां नीतीश कुमार जी की नीति रही है लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को साक्षर करना, और लगातार इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इसका नाता किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को इस विषय में सोचना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते आगे, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान है और इसको लेकर सभी दल के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ आरजेडी से तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाली है, तो उनके साथ मुकेश सहनी और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए से सीएम, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ कई नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं। इधर पप्पू यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पूर्णिया के लोगों का मनपसंद नेता कौन है, इस पर बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। चुनाव परवान पर है और सभी प्रत्याशी और बड़े बड़े नेता आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में है, वहीं राजद से बीमा भारती है और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी मैदान में है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इन्हों से बात करते हैं। जो स्थिति है पूर्णिया लोकसभा में साफ साफ है, ठीक है। इनमें कोई ये नहीं है, बीमा भारती महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो पूर्ण बहुमत से जीत रही है। यहाँ पूर्णिया वाला नफरत को छोड़ के मोहब्बत की तरफ जा रहा है। दिल खोल कर कह देगा किसी को नहीं कहेगा। जनता का क्या मुद्दा है? जो भला करेगा तो इसका भला ये करेगा। हम गरीब लोग हैं, हमको भला करेगा तब जना झुकता ना जेबे न करबा। एक रास्ता है तो रास्ता देख जे जाए सब न जाए, वो जब सब जेते तो हमरो जना जरूरी है। तो हमरा आर के सब कुछ के मधुबन प्रखंड में देखते छे की करलकै, एखन तरी की करलकै। अखनी हमरा के ओने फूस के घर में पड़ल छियै, हमरा के निमक रोटी खाय छियै आ अपना प्रखंड में अपना डीडवाना में पड़ल। इनों का साफ कहना है कि जनता जिधर जाएगी उधर वो लोग भी जाएंगे। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला स्पष्ट दिख रही है। एक तरफ जहाँ बीमा भारती है, वहीं पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा भी मैदान में है। ऐसे में देखना है कि जनता किसके तरफ जाती है, जनता को झुकाव कहा जाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भागलपुर में आगमन होने जा रहा है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी अध्यक्ष यहां एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ ही जेपी नड्डा आज मधुबनी के राजनगर और खगड़िया में भी रैली करेंगे। चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा और आज भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। धूप और गर्मी को देखते हुए लोगों को बैठने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस ओर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नड्डा के कार्यक्रम को लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है और यहीं से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो यहाँ के जो जेडीयू प्रत्याशी हैं अजय मंडल, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ता बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। का एक ही राय है कि इस बार अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, देश का मूड यही है। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भागलपुर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं, तो इसका एक लोगों में एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नड्डा जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कार्यकर्ता तथा भागलपुर की जनता भी उसके लिए तत्पर है। इसका असर जो है विरोधियों पर पड़ेगा नड्डा जी के कार्यक्रम का? विरोधी तो पस्त है गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े दिग्गज नेता लगातार भागलपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका सीधा जो लाभ है वो यहाँ के जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अजय मंडल, उनको मिलने जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।